Hello everyone. So today we are going to start mineral nutrition chapter of class 11th plant physiology. इससे पहले हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर कवर कर चुके हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे मतलब ये बिल्कुल एक ऐसा चैप्टर है कि इसमें डाटा तो नहीं, याद रखने वाला चीज़ें ज़्यादा है, समझने वाला बहुत कम है इसमें। तो हालांकि आप इसको एनसीईआरटी से भी रीड करते हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो समझ नहीं आती, लेकिन एनसीईआरटी से ये यहाँ से नोट्स पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी को एक बार रीड करोगे तो चीज़ें समझ आ जाएंगी, बाकी याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर क्या मतलब, यहाँ पे लिखा तो मैंने मिनरल न्यूट्रिशन हुआ है, जो कि शायद पीडीएफ बनाते टाइम ऊपर से कट हो गया है। तो रिक्वायर्ड मिनरल्स इन प्लांट्स एंड यूज डेफिशिएंसी सिम्टम्स टॉक्सिसिटी एंड सिम्टम्स, हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। प्लांट जो होते हैं जैसे ह्यूमन बॉडी है, अपनी प्रॉपर मेंटेनेंस फंक्शनिंग के लिए बहुत सारे वाइटामिन्स, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। ऐसे ही प्लांट्स को भी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। हम उन रिक्वायर्ड मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके क्या यूज़ हैं प्लांट में वो देखेंगे। डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होते हैं कि अगर उन मिनरल की कमी हो जाए तो उसकी वजह से क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। टॉक्सिसिटी सिम्टम्स होता है कि भाई जितने रिक्वायर्ड हैं उससे ज़्यादा मिनरल का अगर इनटेक हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो वो टॉक्सिक हो जाता है प्लांट के लिए। तो उसके सिम्टम्स क्या हो गया, आपने कभी सुना भी होगा कि अति हर चीज़ की बुरी ही होती है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। दूसरे पार्ट में हम यहाँ पढ़ते हैं नाइट्रोजन, अकेले नाइट्रोजन की स्टडी करते हैं हम यहाँ पे, जो कि एक मोस्ट रिक्वायर्ड एलिमेंट है प्लांट्स के द्वारा। ठीक है, आप समझते हैं कि हाइड्रोफोनिक्स क्या होता है। ये टर्म जो है दी थी जूलियस वोन सैक्स ने 1860 में। ठीक है, ये ईयर भी आपको याद रखना है, ये नाम भी आपको याद रखना है। तो ये क्या होता है, मेथड टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट, कि किस प्लांट को क्या मिनरल रिक्वायरमेंट है उसकी स्टडी करने के मेथड को हम हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, प्लांट को ग्रो कराते हैं सोयल लेस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, यानी कि आप कह सकते हो कि पानी कह सकते हो। ठीक है, मतलब सोयल नहीं होती, सोयलेस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में आप ग्रो कराते हो, तभी तो आपको पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर प्लांट में किस मिनरल की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे ही तीन जो है हमारे टीएलसी से आप याद रख सकते हो, टमाटो, लेटिस और कुकुम्बर, इनको ग्रो कराया गया है हाइड्रोफोनिक से। आउट ऑफ 105 एलिमेंट्स 60 आर फाउंड इन प्लांट, मतलब 150 एलिमेंट्स में से 60 जो है प्लांट्स में फाउंड हो चुके हैं। ठीक है, एट सम गोल्ड, प्लेसर, सेलेनियम एंड रेडियो एक्टिव स्टोनटियम इज ऑल्सो एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड होता है कि वहाँ पे जमा होना, मतलब कुछ में तो मतलब जैसे गोल्ड हो गया, सेलेनियम, रेडियो एक्टिव स्टोनटियम जो होते हैं हमारे एलिमेंट, इनको भी पाया गया है। क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी, अब ये क्या होता है, ये 9+8 का क्या क्राइटेरिया है मैं आगे बताती हूँ। एक इसेंशियलिटी का क्राइटेरिया क्या कहता है, सबसे पहला एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, मतलब कि ऐसा होना चाहिए, मतलब इसेंशियलिटी क्या होती है कि अगर वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, आप ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल ले सकते हो, बाकी यहाँ पे हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, कि वो चीज़ अगर प्लांट्स को ना मिले तो वो अपनी लाइफ साइकिल ही पूरी ना कर पाए, मतलब उनकी जो नॉर्मल ग्रोथ होती है, जो उनका रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, वो क्या हो जाए, उसमें हिंड्रेंस पैदा हो जाती है। ठीक है, तो मतलब पर्टिकुलर अगर जो है इसेंशियल मिनरल की कमी के कारण। दूसरा, नोट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट, मतलब ऐसा होना चाहिए वो एलिमेंट कि भाई अगर ऐसा बहुत बार होता है कि भाई चलो ये चीज़ नहीं मिली, इसका अल्टरनेटिव हम खोज कर अप्लाई कर देते हैं, लेकिन इसेंशियलिटी के क्राइटेरिया में क्या होता है कि भाई वो एक ऐसा एलिमेंट होगा जो रिप्लेस ही नहीं हो सकता किसी भी दूसरे मिनरल के द्वारा। ठीक है, मतलब वही नेसेसिटी, मतलब उसी की नेसेसिटी होगी। मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट, मतलब जो प्लांट का मेटाबॉलिज्म होता है उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 क्राइटेरिया होते हैं इसेंशियलिटी के, कौन से एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, प्लांट डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन देयर एब्सेंस, उनके एब्सेंस में प्लांट जो है अपनी जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट, किसी दूसरे एलिमेंट से वो रिप्लेस नहीं हो सकते। मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट, जो प्लांट के मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली वो क्या है, इन्वॉल्व होने चाहिए। मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस आप जानते हो कि ब्रेक डाउन होना। ठीक है, नेक्स्ट है इसेंशियल
न्यूट्रिएंट्स। अब इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में मैंने यहाँ लिखा है 17 होते हैं टोटल, ऊपर 17, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 9 और 8, मैंने इसलिए लिखा था 9 + 8। दो टाइप के होते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो जो है वो 9 होते हैं, ठीक है, और माइक्रो 8। आप इसको याद कैसे रख सकते हो कि भाई मैक्रो का मतलब होता है ज़्यादा, माइक्रो मतलब कम। तो मैक्रो इस वजह से मैक्रो नाम से आप याद रख सकते हो कि वो ज़्यादा यानी 9 है, माइक्रो का मतलब यानी कम, यानी कि वो क्या है 8 है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है, प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू इन एक्सेस ऑफ 10 mol/kg ऑफ ड्राई मैटर। मतलब कि 10 mol/kg से ज़्यादा अगर प्लांट टिश्यू में प्रेजेंट है ड्राई मैटर, उसको कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है जिसका यूटिलाइजेशन ह्यूमन बॉडी में भी कह सकते हो या फिर प्लांट में ज़्यादा हो, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसका यूटिलाइजेशन लेस देन 10 mol/kg ऑफ ड्राई मैटर हो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसकी ट्रिक याद करेंगे। ट्रिक से हम यहाँ जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को सबसे पहले देखेंगे। कौन पीसेगा, पीसीएम से आप याद रख सकते हो, जैसे कि CHON यहाँ पे कौन, PS से पीसेगा PCM, C कार्बन, H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन, N नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस, S से सल्फर, ये पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे इसकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ट्रिक की। तो जो कि हमारे पास क्या है, मोहब्बत जाने मन क्यों निकाल फेंका, ठीक है, ये ट्रिक है इसकी। तो इसमें आप कैसे याद रखोगे, MO से MOB यहाँ पे मोहब्बत, ZN यानी जिंक, ये मोलिब्डेनम, B से बोरोन, ZN से जिंक, ये MN से मैग्नीज, CU से कॉपर, NiCl यानी निकल क्लोराइड, ये आयरन, ठीक है। तो आप इससे यहाँ पे इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे फंक्शन क्या क्या है इसेंशियल एलिमेंट्स के। तो सबसे पहला कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स हैंस स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सेल, CHON। ये क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स के कंपोनेंट होते हैं और स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं सेल के, जो हमने कौन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पढ़ा था वो। दूसरा कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल्स, ये कंपोनेंट होते हैं किसके, एनर्जी रिलेटेड केमिकल के, जैसे कि Mg जो मैग्नीशियम है वो क्लोरोफिल का है, P किसका है, ATP जो एनर्जी का होता है, ठीक है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट बात करेंगे एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर होते हैं, मतलब कईयों के एक्टिवेटर होते हैं, मतलब एक्टिवेट कर देते हैं एंजाइम्स को या हार्मोन्स को, कई इनहिबिट कर देते हैं, मतलब कि रोक देते हैं, जैसे कि Mg2 पॉजिटिव मैग्नीशियम का ये है, ये एक्टिवेटर होता है रुबिस्को का, और PEP केस का। ये रुबिस्को वगैरह आपको आगे चैप्टर में समझ आ जाएगा प्लांट फिजियोलॉजी के, ठीक है, तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। जिंक क्या होता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस या कार्बोक्सिलेज का होता है। MO क्या होता है, नाइट्रोजिनेस का, यानी आप इसको मोफी से याद रख सकते हो, मोफी का मतलब टॉफी से मोफी याद रख सकते हो, मोलिब्डेनम और आयरन का, ठीक है। अल्टर कर देता है किसकी, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सेल को। नेक्स्ट बात करेंगे हाँ पोटेशियम, ये तो आप पीछे चैप्टर में शायद पढ़ के भी आए होंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट बात करेंगे रोल क्या है इसेंशियल एलिमेंट्स के। तो नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन सबसे पहला क्या है, एब्जॉर्ब्ड एज NO3 नेगेटिव, स्मॉल अमाउंट एज NO2 एंड NH3 पॉजिटिव। ये एब्जॉर्ब्ड होता है NO3 नेगेटिव की फॉर्म में, और स्मॉल अमाउंट एज मतलब उसका जो स्मॉल अमाउंट है वो NO2 नेगेटिव या फिर NH3 पॉजिटिव की फॉर्म में। रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन ग्रेटेस्ट अमाउंट, प्लांट्स के द्वारा इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, DNA, RNA, हार्मोन्स, वाइटामिन्स। ये क्लोरोफिल का DNA, RNA, हार्मोन्स या वाइटामिन्स के कंपोनेंट होते हैं। मेनली रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक पार्ट्स ऑफ प्लांट। मेरिस्टेमेटिक पार्ट्स ऑफ प्लांट कौन से होते हैं, मेनली मेरिस्टेमेटिक प्लांट्स होते हैं जो मतलब दोबारा से जो मतलब अपना एक तो होता है कि भाई प्लांट जो है ग्रो कर गया, ठीक है, ओल्ड प्लांट है ऐसा है। एक होता है जो मतलब जस्ट उगना स्टार्ट किया हो, ठीक है, वो मेरिस्टेमेटिक पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है फोस्फोरस। फोस्फोरस एब्जॉर्ब होता है फोस्फेटाइन की फॉर्म में, जैसे कि H2PO4 या फिर HPO4 नेगेटिव। ये क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं सारे सेल मेम्ब्रेन्स के, न्यूक्लिक एसिड के, सर्टेन प्रोटीन्स के। फोस्फोराइलेशन रिएक्शन के लिए फोस्फोरस का यूज़ होता है। ATP NADPH के लिए आप अभी के लिए याद रख सकते हो कि जो NADPH है ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट बात करेंगे पोटेशियम की, जो एब्जॉर्ब होता है एज
के पॉजिटिव की फॉर्म में। इसकी रिक्वायरमेंट होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के लिए, बर्ड्स, लीव्स एंड रूट टिप्स की ग्रोथ के लिए। एनायन कैटायन का जो बैलेंस होता है प्लांट में वो पोटेशियम के द्वारा होता है। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो कि आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हो। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कई टर्म आपको ऐसा लगे कि आपने कभी नहीं पढ़ी, लेकिन जो आगे चैप्टर हैं उनमें उन चीज़ों का पूरा जिक्र है। ये चैप्टर ऐसा है कि ये आपको चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो पैनिक ना करें कि ये चीज़ें कैसे थी क्या नहीं थी, आगे चैप्टर में क्लियर हो जाती हैं वो। मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ सेल, जो टर्जिडिटी आपने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो मैंने बता भी रखा है, उसमें क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में टर्जिड और फ्लैसिड वगैरह हमने पढ़ा था, उसके मेंटेनेंस के लिए भी। इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है ये, और एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, और एंजाइम्स की एक्टिवेशन में। नेक्स्ट बात करेंगे कैल्शियम की। ये एब्जॉर्ब होता है एज Ca2 पॉजिटिव, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, ये जो सेल वॉल होता है उसका सिंथेसिस होता है, मतलब कैल्शियम जो है मेजर, मतलब सेल वॉल का मेजर पार्ट कैल्शियम की सिंथेसिस से बना होता है। सिंथेसिस ऑफ कैल्शियम पैक्टेट फॉर मिडल लैमिला, ये लेमिला, ये दोनों सेल हैं, इनके बीच में एक मिडल लैमिला वॉल बनती है, ये भी किसकी होती है, कैल्शियम की। फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पाइंडल की, ठीक है, मतलब ऐसे धागे धागे से उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा भी इसके रिक्वायरमेंट होती है। एक्युमुलेशन ओल्डर लीव्स, मतलब जो ओल्डर लीव्स है उसमें इसका एक्युमुलेशन होता है। एक्युमुलेशन होता है कि मतलब गैदर्ड होना, ठीक है, उसमें जमा होते रहना। नेक्स्ट बात करेंगे मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम एब्जॉर्ब होता है एज Mg2 पॉजिटिव की फॉर्म में। ये एक्टिवेट करता है एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेशन, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंड फोटोसिंथेसिस, रुबिस्को एंड पीकेस। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस और ये रुबिस्को वगैरह, ये आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस में होता है, ठीक है। डीएनए की फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और नेक्स्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं मैग्नीशियम। मेंटेन राइबोसोम स्ट्रक्चर, जो राइबोसोम्स के 2 स्ट्रक्चर होते हैं, अगर आपने बायोलॉजी में पढ़े हो तो उसको भी मेंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 2 टाइप के एलिमेंट्स की, जिनकी बात मैंने पीछे भी चैप्टर में की थी, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे दोबारा बता देती हूँ। 2 टाइप के एलिमेंट होते हैं, एक मोबाइल एलिमेंट होता है और एक होता है इमोबाइल एलिमेंट, ठीक है। मोबाइल एलिमेंट कौन से होते हैं, ये होता है पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम। इमोबाइल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये होते हैं कैल्शियम, सल्फर और आयरन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे सल्फर। सल्फर जो है SO4 नेगेटिव यानी सल्फाइड आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। प्रेजेंट होता है अमाइन एसिड्स में, कौन से सिस्टाइन एंड मिथियोनाइन, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस में भी रोल है इसका। कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सेवरल कोएंजाइम्स का, वाइटामिन्स का, जैसे थाइमाइन B1, बायोटीन B7, ठीक है। जो ये कोएंजाइम होता है ए का, विटामिन ए का, फेरिडोक्सिन, ठीक है, FeS, तो इन सब का क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आयरन की। Fe3 पॉजिटिव रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट एज कम्पेयर टू अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब ये और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा अमाउंट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है Fe3 पॉजिटिव की। कंपोनेंट ऑफ फेराडोक्सिन एंड साइटोक्रोम्स, ये कंपोनेंट होता है फेराडोक्सिन का और साइटोक्रोम्स का। ETC चेन आप पढ़ते हो आगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है आप आगे चैप्टर में पढ़ते हो प्लांट फिजियोलॉजी के ही। नेक्स्ट है एक्टिवेट्स कैटालाइसिस, एंजाइम और कैटालाइसिस को जो होते हैं कैटालाइज बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के लिए जो नेसेसरी होती हैं उनको एक्टिवेट करता है। इसेंशियल इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए भी इसेंशियल होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे मैंगनीज की, ठीक है, ये रहा यहाँ पे, जो कि एब्जॉर्ब होता है Mn2 पॉजिटिव की फॉर्म में। ये क्या करता है, H2O यानी वाटर, H2O को हाइड्रोजन में स्प्लिट कर देता है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में। यहाँ पे लिखी हुई ये रिएक्शन मैंने कैसे लिखी है, जो आपके एनसीईआरटी की बुक में भी है ऐसे। H2O MnCl की प्रेजेंट में, यानी मैंगनीज क्लोराइड की प्रेजेंस में H2O स्प्लिट हो जाता है, एक हाइड्रोजन में, एक इलेक्ट्रॉन में और ऑक्सीजन में। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो मैंने बताया।
जिंक की अगर बात करें Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है, एक्टिवेट करता है कार्बोक्सिलेसिस को, ये कार्बोक्सिलेसिस को एक्टिवेट कर देता है। नीडेड फॉर ऑक्सीजन सिंथेसिस, ऑक्सीजन की सिंथेसिस के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट कॉपर इन्वॉल्व होता है रिडॉक्स रिएक्शन में जो प्लांट्स में होती है। बोरोन BO3 3 नेगेटिव या फिर B4O7 2 नेगेटिव रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की यूटिलाइजेशन और उसके अपटेक के लिए ज़रूरी होता है बोरोन। मेम्ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए, पोलन जर्मिनेशन के लिए बोरोन का रोल काफ़ी मेजर होता है। कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलेशन के लिए। मोलिब्डेनम की बात करेंगे जो कि एब्जॉर्ब होता है MOO2 पॉजिटिव की फॉर्म में, यानी मोफी से आप याद रख सकते हो मोलिब्डेनम और आयरन। कंपोनेंट होता है नाइट्रोजिनस एंड नाइट्रेट रिडक्टेज का, जो आगे पढ़ोगे। क्लोरीन की बात करें तो Cl नेगेटिव की फॉर्म में होता है। हेल्प्स इन एनायन कैटायन बैलेंस इन सेल, ये एनायन और कैटायन के बैलेंस में मदद करता है सेल में। इसेंशियल होता है वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन में। क्रिटिकल कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है? ये द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल आयन बिलो विच डेफिशिएंसी सिम्टम्स विल अपीयर। ये कंसंट्रेशन होती है मिनरल आयन की, मतलब एक ऐसी जो है सुटेबल कंसंट्रेशन सेट कर रखी है कि इससे नीचे जाते ही सिम्टम्स, डेफिशिएंसी सिम्टम्स मतलब दिखने लगते हैं। और इससे अगर ऊपर इस लिमिट को क्रॉस करते हैं, इस कंसंट्रेशन को, इस क्रिटिकल कंसंट्रेशन को, तो इससे ऊपर टॉक्सिसिटी के जो सिम्टम्स दिखते हैं, इससे नीचे डेफिशिएंसी के सिम्टम्स। डेफिशिएंसी के सिम्टम्स में कौन से पढ़ते हैं? हम 3 पढ़ते हैं, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस और इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। क्लोरोसिस में क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल की वजह से हो जाता है। ठीक है, और मतलब येलोइश, मतलब पीले पीले हो जाते हैं इसमें जो पत्तियां होती है लीफ। आप इसको कैसे याद रख सकते हो? क्या ट्रिक है? मूंग मांगे फिर से मांझ होती है, जो मतलब दांतों को साफ करने के लिए बोलते हैं इसको। जैसे ये मूंग में क्या है? MO यानी मोलिब्डेनम, एन के का यहाँ पे नाइट्रोजन लेना है, मैग्नीशियम, F यानी आयरन, S का कुछ नहीं लेना आपको। जो मैंने सर्कल कर रखे हैं वो इंपॉर्टेंट है, Mn और Zn। ठीक है, आपको ये याद रखने कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 सल्फर। ठीक है, 8। यहाँ पे कितनी है? टोटल 8 है। नेक्स्ट अगर बात करें नेक्रोसिस की, टिश्यू डेथ, ये सल्फर लेना आपको इसमें। ठीक है, 8 है। नेक्रोसिस की बात करें, इसमें टिश्यू की डेथ हो जाती है, मतलब कोई भी टिश्यू हो सकता है, वो प्लांट का, मतलब लीफ का, स्टेम का, मतलब ओवरऑल कोई भी पार्ट हो सकता है। उसमें ट्रिक कौन सी है? कुक का मैजिक, यानी कुक से Cu कॉपर, K पोटेशियम, Ca कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम, यानी कि कितनी होती हैं टोटल? 4 होते हैं टोटल इसमें जो मिनरल्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीज़न। इसमें मतलब जो सेल डिवीज़न प्लांट्स अंडरगो करते हैं, तो उसका इनहिबिशन होना, मतलब वो उसमें मतलब रुक जाता है वो। ठीक है, सेल डिवीज़न, ऑब्वियसली सेल डिवीज़न अच्छे से नहीं हो पाएगी तो प्लांट की ग्रोथ क्या है? प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती, उसमें हिंड्रेंस हो जाती है। नो स्मोकिंग इसकी ट्रिक है, मतलब आप इसको याद रख सकते हो, जैसे कि नो से N नाइट्रोजन, स्मोकिंग में SMO के, मतलब कि S से सल्फर, M से मोलिब्डेनम और K से क्या याद रखोगे? पोटेशियम। ये भी 4 होते हैं। ठीक है, तो मतलब 8, 4 और 4 का रेशियो है। नेक्स्ट बात करेंगे डिले इन फ्लावरिंग, मतलब फ्लावरिंग में डिले हो जाए कि जिस मतलब टाइम पीरियड में फ्लावरिंग हो जानी चाहिए थी किसी प्लांट में, नहीं हो पाती, डिले हो जाता है। उसमें आप 3 याद रखोगे, मोलिब्डेनम, सल्फर और नाइट्रोजन। ठीक है, ये थे डेफिशिएंसी सिम्टम्स। अब बात करेंगे टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। टॉक्सिसिटी में क्या होता है? ये मैंने बताया था कि आती हर चीज़ की बुरी है, तो मतलब कि एक जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन हमने सेट की थी, इससे ऊपर अगर यूटिलाइजेशन होता है मिनरल्स का, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, जिस चीज़ का, मिनरल्स का, तो वो क्या हो जाता है? टॉक्सिसिटी शो करता है। ठीक है, जैसे कि एनी मिनरल आयन कंसंट्रेशन इन टिश्यूज दैट रिड्यूसेस द ड्राई वेट बाय 10%। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम मैंगनीज टॉक्सिसिटी। इसमें क्या होता है? अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरेटिक विंस। इसमें मतलब ब्राउन जो है स्पॉट दिखने लग जाते हैं प्लांट पे या उनके पार्ट्स पे। ठीक है, सराउंडेड बाय क्लोरोटिक विंस, जो लीफ में क्या होती है? क्लोरोटिक विंस होती हैं उसके सराउंडिंग में। अब बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल। अब इसमें क्या होता है? बाकी ये चैप्टर जो है ओवरऑल
एनसीईआरटी से रीड करने वाला है, इसमें याद रखने वाली चीज़ें ज़्यादा है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। स्टिल जो है नाइट्रोजन साइकिल मतलब एक डायग्राम जो है एक टेबल से आपके एनसीईआरटी की बुक में बना के दे रखी है, तो बस यहाँ पे मैं दोबारा से बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से एक और नाइट्रोजन से जुड़ा होता है N2। अब भाई इस फॉर्म में जो है प्लांट इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो इसका ब्रेक डाउन होना होता है। मतलब कि क्या होता है, सर्टेन बैक्टीरिया, अगर मतलब जहाँ पे भी बैक्टीरिया का यूज़ हो उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। किसकी मदद से हो सकती है भाई, लाइटनिंग, एकदम से लाइटनिंग हो गई, वो जो बिजली कड़कती है, यूवी रेस के कारण नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाती है, वो NH3 में कन्वर्ट हो जाता है यानी अमोनिया में। उसके बाद अब ये प्लांट की रूट है, अब यहाँ तक पहुँचना NH3 की फॉर्म में नहीं पहुँच सकता, तो ये NO2 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, फिर NO3 नेगेटिव में, फिर NO3 जाता है रूट के पास। तो अब बात यहाँ तक ठीक थी, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। लेकिन अब दो नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें और इसमें समझनी है। NO3 क्या करता है, ये NH3 में अगेन कन्वर्ट हो जाता है। NH3 क्या करता है, एक हाइड्रोजन का, ये क्या करता है, एक हाइड्रोजन एक H पॉजिटिव आयन को गेन करता है, NH4 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये NH4 जो होता है इसका कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, NH2CH और RC डबल बॉन्ड OH, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ तक तो बात क्लियर थी। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, जो ये इस पूरे प्रोसेस को, ये जो 3 स्टेप हुए हैं, NH3 से NO2 बना, NO2 से NO3 बना, इसको कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। अब जो प्लांट्स हैं वही, इनका कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ये नाइट्रोजन क्या करता है, NH3 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन। देखो नाइट्रिफिकेशन अलग था जो मैंने बताया, ये 3 स्टेप। अमोनिफिकेशन क्या है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर में नाइट्रोजन फंसा होता है वो NH3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, डन। उसके बाद कई बार जो ये NO3 है ये मतलब कुछ अमाउंट में बच जाता है और ये वापस से N2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से NO3 क्या है, N2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब पेपर में कैसे आ सकता है क्वेश्चन, अब ये पूछ लेंगे भाई डीनाइट्रिफिकेशन कौन से बैक्टीरिया के प्रेजेंस में होता है, स्यूडोमोनास थायोबैसिलम, ठीक है, इसके प्रेजेंस में होता है। जबकि NH3 से NO2 किसके प्रेजेंस में, ए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस के प्रेजेंस में। जबकि NO2 NO3 में किसके प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है, ये होता है नाइट्रोबैक्टर की प्रेजेंस में। इन दोनों को क्या बोलते हो, कीमो ऑटोट्रोप्स होते हैं दोनों ही, मतलब कि जो मतलब सनलाइट वगैरह की एनर्जी से मैटर नहीं करता, ये कुछ केमिकल रिएक्शन से ही केमिकल एनर्जी को गेन या लॉस करते हैं, ठीक है। ये हमारी थी पूरी नाइट्रोजन साइकिल। नेक्स्ट बात करेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये भी 2 टाइप का होता है, फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स में और एक सिम्बायोटिक यानी जो रूट्स में होता है। सिम्बायोटिक जो है रूट्स में होता है, ये आपको याद रखना है कि लिगम्स में अगर बात करें, लिगमिनियस प्लांट्स में, तो उसमें राइजोबियम के प्रेजेंस में सिम्बायोसिस होता है। जबकि नॉन लिगमिनियस में यानी जिसको आप एल्नस कहते हो, वो फ्रैंकिया के प्रेजेंस में होता है। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, क्योंकि जो है रूट्स में एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होती। फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स में बात करें, ये 2 टाइप का होता है, एक एरोबिक एक एनारोबिक। ये सोइल में हो जाता है। एरोबिक में आप याद रखोगे एजिटोबैक्टर और बीजर्निकिया, जबकि आप उसमें एनारोबिक में याद रखोगे रोडोस्पाइरिलम का, ठीक है। सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ सर्टेन साइटोबैक्टर होते हैं बीजीए जिसे आप कहते हो, उसमें आप याद रखोगे नोस्टोक एनेबिना का। ये दोनों के अंदर स्पेशल सेल होते हैं हीट्रोसिस्ट नाम के। इसी के साथ हमारे चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।